हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज को। दोस्तों पॉलिटी के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आज मैं डिस्कस करूंगा हाई कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, लोक अदालत के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था वो था जैसे हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो कैसे जुडिशियल रिव्यू लेते हैं, या फिर उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होता है। वो सभी की सभी बातें दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट लिस्ट का लेक्चर है उसमें डिस्कस कर ली है। आज इस लेक्चर में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा हाई कोर्ट के बारे में, क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उन सभी क्वेश्चनों को मैंने कंबाइन कर लिया है और कंबाइन करने के माध्यम से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपसे दूंगा, कि जिससे भी अगर कोई डाउट आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड या फिर लोक अदालत से रिलेटेड कोई डाउट आपका रह जाता है तो वो सभी का सभी इसमें कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन के माध्यम से लेक्चर शुरू करते हैं, और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट है कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे वो जुडिशियल रिव्यू लेके आते हैं, और संविधान के हमारे संविधान के अंदर कहाँ कहाँ पर उनके प्रावधान किए गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप इसको हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। हमारे देश के अंदर क्या 18 उच्च न्यायालय हैं, क्या 18 हाई कोर्ट हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके 3 क्षेत्राधिकार एक राज्य के अधिक होते हैं, या फिर किसी राज्य संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों मैं आज आपको इसमें हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों हमारे संविधान के अंदर 214 से लेकर 231 तक प्रावधान किए गए हैं कि हमारे देश के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, और उसकी योग्यताएं क्या होगी, वेतन भत्ते कैसे होंगे, कार्यकाल कितना होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, प्रतिबंध क्या होंगे, और उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। वो सभी की सभी बातें दोस्तों जो होती हैं वो 214 से लेकर 231 तक हमारे संविधान के अंदर हाई कोर्ट के बारे में दी गई हैं। अब दोस्तों इसके अगर मैं क्षेत्र अधिकार यानी कि इसके सत्यों के कि कहाँ तक ये निर्णय ले सकता है, जैसे मैंने दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट के लेने के जो निर्णय की शक्ति होती है वो उसका मूल यानी कि फंडामेंटल राइट है, कि वो फंडामेंटल इसके मूल अधिकार है कि वो वहां तक उसका जो अधिकार है कि वो ना ही तो हाई कोर्ट ले सकता, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले सकता, वो ले सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निर्णय अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के 24 हाई कोर्ट हैं। 24 हाई कोर्ट में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनका जो अपीलीय क्षेत्र है यानी कि उसके जो मूल अधिकार हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो है दोस्तों उसके रिट को सुनवाई करने की शक्ति। जैसे रिट आपको पता होगा हमारे देश के संविधान के अंदर जो रिट है दोस्तों 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। इनमें दोस्तों रिट जारी करते हैं, और रिट जारी के माध्यम से इनकी जो सुनवाई करती है वो हाई कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट भी करती है, लेकिन जो हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति दी गई है वो अलग अलग अनुच्छेद के आधार पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों जो 32 है, आर्टिकल 32 है उसमें सुनवाई करते हैं, और जो 226 है वो करते हैं दोस्तों हमारे हाई कोर्ट। ये हुई बात है दोस्तों इसके अधिकार क्षेत्र की। दोस्तों इसमें जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, एक होता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, जिसमें अपील के अंदर जैसे दीवानी, फौजदारी और राजस्व होते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों अपीलीय क्षेत्र अधिकार होते हैं। और वहीं लेख जारी करने का अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन जिसको आप जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, इसका भी अधिकार शक्ति दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर होती है। उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में या फिर प्रशासनिक शक्तियों के रूप में ये होते हैं दोस्तों हमारे हाई कोर्ट के जो शक्तियां होती हैं, इनके अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के अंदर 25 टोटल जो हाई कोर्ट हैं आज के समय में है, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे देश के अंदर तो हाई जो राज्य हैं वो हैं टोटल 28 और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, लेकिन फिर जो हाई कोर्ट हैं कि वो 25 क्यों है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे बंबई का जो उच्च न्यायालय है उसके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। जैसे वहीं अगर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की या गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, उसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी के सभी दोस्तों इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की अगर बात करूं, पंजाब है और हरियाणा है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे देश के अंदर जो टोटल जो हाई कोर्टों की संख्या है वो है दोस्तों टोटल 25 इसी प्रकार से दी गई है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले अगले क्वेश्चन के बारे में है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किसका अधिकार है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो
कौन से जुडिशियल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंध्र प्रदेश के अंदर, या फिर कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर, या उड़ीसा के अंदर? आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर दोस्तों इसका जुडिशियल सिस्टम आता है अंडमान निकोबार का, ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं कि हमारे देश के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या स्वतंत्रता है और वो कहां तक निर्णय ले सकता है। जैसे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वहीं न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के आधार पर राष्ट्रपति ही करते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पर? जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं उनकी जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। सेवा सुरक्षा या उनके कार्यकाल की, पर्याप्त वेतन सुविधाएं, आलोचना से मुक्ति, न्यायाधीशों पर अवकाश के बाद वृद्धि, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनको स्वतंत्रता होती है। जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों वो दिए जाते हैं जो राज्य की जो उसका कंसोलिडेटेड फंड होता है, यानी कि समेकित निधि होती है, संचित निधि होती है, उसमें उसके जो फंड होता है उसको दिया जाता है। किनको? जो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जो उच्च न्यायालय होते हैं वो जो उसके हमारे देश के, हमारे राज्य के एक ले लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 75 जिले हैं। 75 जिलों में अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जितने भी कोर्ट हैं दोस्तों वो एक उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद के अंदर दोस्तों वो सभी के सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो सभी उसके अधीन आएंगे। अब उनके अलग अलग उनके क्षेत्र अधिकार हैं कौन कौन से? दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, जैसे राजस्व है, मालगुजारी है। दीवानी मामले के अंदर दोस्तों उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, जिसको जिला जज भी कहते हैं। जो जिला जज होता है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट का वो सभी की सभी सुनवाई करते हैं। जैसे उसको मृत्युदंड देने का भी अधिकार है, उसको सुनवाई करने का अधिकार, लेकिन मृत्युदंड वो तभी देगा जब वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी अनुशंसा करेगा, सुप्रीम कोर्ट के उसको रिव्यू के लिए भेजेगा, उसके बाद वो मृत्युदंड देगा। और वहीं और होता है दोस्तों जो सीडी होता है, फिर सिविल जज होता है, जुडिशियल जिसको न्यायालय भी कहते हैं। इसको दोस्तों लगभग 7 साल का इसको कारावास देने का अधिकार है। इस प्रकार से दोस्तों हायरार्की बनी हुई है। जिस प्रकार से पद नीचे आता जाएगा उनकी जो शक्तियां होती है इसी प्रकार से कम भी होती जाएगी। ये दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसे जुडिशियल सिस्टम कार्य करता है। अब इस क्वेश्चन को भी पढ़िए दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्या वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा? आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व न्याय परियोजना के आधार पर इसका जो इंडेक्स होता है वो जारी किया जाता है। दोस्तों ये जो विश्व न्याय परियोजना है ये एक अमेरिका की बेस एक संस्था है जो हर साल इसका इंडेक्स निकालती है, और 2006 में इसको स्थापित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये क्वेश्चन है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के बारे में, 2017 के अंदर यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। इसको भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जिला दीवानी न्यायालयों के बारे में, क्योंकि जो जिला जज होता है और जो जिला न्यायाधीश होता है वो कैसे होता है। जिला न्यायाधीश को किसी भी मूल्य तक के विवादों को प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। 6 मई 1995 से जिला जज के न्यायालयों की जो 5 लाख रुपए तक के मूल्य के विवाद होते हैं उसको 1 लाख रुपए तक की सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है। जिला न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं इन विवादों पर खुद निर्णय देंगे अथवा उन्हें अपने अधीनस्थ अतिरिक्त जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनको सौंप देंगे। ये होते हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर जिला जज और जिला न्यायाधीश। इनकी जो कार्य क्षेत्र होते हैं, इनके कहाँ तक उनका जो क्षेत्र अधिकार होते हैं, कहाँ तक वो अपना निर्णय ले सकते हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। अब जो दीवानी मामले होते हैं, जो दीवानी जो न्यायालय होते हैं, जैसे न्यायालय होते हैं उनके क्षेत्र अधिकार, जो जिला न्यायाधीश होता है, सिविल जज होता है, और सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है, ये दोस्तों इस प्रकार से दीवानी होते हैं, फौजदारी होते हैं और राजस्व होते हैं। इनका जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों वो अलग अलग है। वहीं अगर मैं फौजदारी की बात करूं दोस्तों, जो सेशन कोर्ट होता है उसमें जो जज होता है जिसको सेशन जज कहते हैं, उसको दोस्तों मृत्युदंड देने का भी अधिकार है। अब मृत्युदंड देगा वो फिर किसकी पुष्टि पर देगा? उसमें पहले उच्च न्यायालय की पुष्टि होनी बहुत जरूरी है, तब जाके सेशन जज जो होता है वो किसी मृत्युदंड को दे सकता है। वहीं सीजेएम कोर्ट की अगर मैं बात करूं उसको सिर्फ 7 वर्ष तक का कारावास देने की अनुमति है।
5,000 तक का वो जुर्माना लगा सकता है। ये इस प्रकार से उसको दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि आप इसको मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट श्रेणी का होता है, इसको मुख्य दंडाधिकारी के अधीन प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। यह 3 वर्ष तक का ही कारावास दे सकता है और 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों न्याय पंचायत होती है। फिर न्याय पंचायत के अंदर फौजदारी विवादों की जो सुनवाई करती है, 250 रुपये तक का जुर्माना होता है। किंतु जो कारावास का होता है वो दंड नहीं दे सकते। कारावास जो होती है दोस्तों वो न्याय पंचायत के अधीन नहीं आता है और इसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहें या हाई कोर्ट भी जाना चाहें तो जो न्याय पंचायत निर्णय ले लेती है उसके विरुद्ध बिल्कुल भी जो अपील होती है वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों फौजदारी और हमारे दीवानी मामलों की बातें। अब दोस्तों इसमें राजस्व मामले भी होते हैं, जो रेवेन्यू से जो रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उनको भी रिजोल्व करने के लिए इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे राजस्व मंडल यानी कि रेवेन्यू बोर्ड होता है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर दोस्तों वो सभी निर्णय होते हैं, जैसे बड़े बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं वो सभी के सभी निर्णय जो दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर ही सुनवाई उनकी होती है। जो कमिश्नर आयुक्त जिसको भी आप कहते हैं, राजस्व या मालगुजारी संबंधी कार्यों के लिए राज्य को कई कमिश्नरों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे प्रत्येक कमिश्नर का जो प्रधान होता है वो कमिश्नर का आयुक्त कहलाता है। आयुक्त के द्वारा जिलाधीश के फैसले की जो अपील होते हैं वो सुनी जाती है और जो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राजस्व परिषद। फिर उसके नीचे कौन होता है दोस्तों, वो होता है कलेक्टर, जिसको माल गुजारी वसूल करने के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है जिसको आप कलेक्टर कहते हैं, जो तहसीलदार अथवा सब डिविजनल ऑफिसर के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। वहीं एक एसडीओ होता है, फिर तहसीलदार होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश के अंदर राजस्व के न्यायालय बने हुए हैं यानी कि रेवेन्यू कोर्ट बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप मुझे आंसर दीजिए। जुडिशियल रिव्यू से एक क्वेश्चन पूछा गया, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का जो न्यायपालिका का अधिकार है, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने की न्यायपालिका का अधिकार। ये इसमें आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का क्या अधिकार है। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों का पुनरीक्षण का अधिकार है। ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो आदेश और संवैधानिकता के विषयों में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का एक अधिकार होता है। अब कोई दोस्तों डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है कि जो कोर्ट होती है वो अपना जुडिशियल को रिव्यू कर सकती है, जैसे कि अगर उसने कुछ गलत निर्णय लिया तो वो उसका रिव्यू कर सकती है। ये दोस्तों हमारे देश के संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमारे देश के अंदर ऐसे हायरार्की बनी हुई है। हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सब डिविजनल कोर्ट होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश के अंदर जुडिशियल कार्य वर्क करता है। ठीक है, लोक अदालत के बारे में बात करता हूं दोस्तों। लोक अदालत के बारे में मैं आपको इसमें जो दोस्तों जैसे दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामले होते हैं उनके अंतर्गत दोस्तों लोक अदालत भी उनको लाया गया है। दोस्तों क्या होता है कि 1980 के अंदर पीएन भागवती की अध्यक्षता में एक कानूनी सहायता परियोजना की कार्यान्वित किया जाता है। उसके आधार पर ही 10 वर्षों के बाद फिर एक लोक अदालत की स्थापना की जाती है, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो बर्डन होता है जजों के ऊपर, जो केस का जो सबसे ज़्यादा बर्डन होता है वो कम होने लगता है। लोक अदालत की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई भी वकील नहीं होता है, आपसी सहमति से फैसले होते हैं। दूसरी बात दोस्तों इसमें कोर्ट में फैसले होते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी रिव्यू नहीं है। अगर इसका निर्णय होता है वो सभी के लिए मान्य होगा, उसमें कभी भी अपील नहीं की जा सकती, ना ही हाई कोर्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट में। ये इसकी खास बात है। इसमें दोस्तों इन अदालतों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है और कोर्ट में फाइल दर्ज कर लिया जाता है। इनमें वादी और प्रतिवादी वकील नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक झगड़े, किराया, बेदखली, वाहनों का चालान या बीमा आदि के सामान्य मुकदमे दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनका समझौता कर दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। और जो लोक अदालत होती है दोस्तों, ये कभी भी जो मर्डर के केस होते हैं उनकी सुनवाई नहीं करती है, सिर्फ ये इन्हीं आधार पर सुनवाई करती है जैसे व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक झगड़े, इस प्रकार के उसके कार्य होते हैं, ये इसके अंतर्गत कार्य सुनती है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यायालय ऐसे भी होते हैं जैसे पारिवारिक न्यायालय होते हैं, विशेष महिला अदालत होती हैं, उपभोक्ता जिसको आप कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं, विशिष्ट न्यायालय होते हैं जिसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। फास्ट ट्रैक के अंदर दोस्तों
जो शीघ्रता से जिसको न्याय चाहिए, मतलब जो लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर उसको एक किस्म से जुडिशल उसका जजमेंट होता है वो आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये सभी के सभी जुडिशल रिव्यू कार्य करते हैं। ये जो बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें दोस्तों मैंने आपको इसमें बताई हैं आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इसमें कुछ गलत है या त्रुटि है, तो आप मुझे जरूर करेक्ट करिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।